हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और कैसे हो आप सभी की सभी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीकॉम में हो तो आपके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो खाली, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी मजेदार टॉपिक है ये, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। देखो, यहाँ अगर आपको ये बुक की पीडीएफ चाहिए जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये बुक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप पढ़ना चाहते हो, मतलब स्टडी मटेरियल काफी अच्छे खासा है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की है ये। तो ये बुक, ये जो लिंक है अगर आप चाहते हो इसका, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो एफडीआई क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एफडीआई। देखो, जब कोई भी कंपनी, देखो जब कोई भी कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आती है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, या तो हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश करती है अपना बिजनेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। की फॉरेन से हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है डायरेक्ट, या फिर हमारी ही कोई कंपनी है इंडिया की, उस पे वो कंट्रोल ले लेती है। जैसे कि 51% से ज्यादा कंट्रोल ले लिया हमारी कंपनी, हमारी कंपनी के अंदर इंडिया की, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, फॉरेन कंपनी बन जाएगी। तो इसलिए जो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं जरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो चलिए, देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कोई इंडिया में आके अपना एक अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करे। तो फर्स्ट इज अ ग्रीन, इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, विच इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होली न्यू ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, कोई नई फॉरेन कंट्री में, उनके लिए तो फॉरेन कंट्री है ना हमारी, उनके लिए तो फॉरेन कंट्री है ना हमारी। फॉरेन कंट्री का मतलब आप इंडिया के पॉइंट ऑफ सोचो कि जब इंडिया में आके, क्योंकि उनके लिए तो हमारी कंट्री क्या है, फॉरेन कंट्री है। जब इंडिया में आके, हमारे यहाँ पर आके कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करती है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या सेकंड तरीका क्या हो सकता है, एक्वायरिंग कर लेना, कि उन्होंने हमारी कंपनी एक्वायर कर ली, तो उसकी अब वो कंपनी किसकी बन गई, उनकी कंपनी बन गई। या मर्जिंग कर ली उन्होंने हमारे साथ, मर्जिंग कर ली कि भाई हम भी आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्विजिशन कैन बी माइनॉरिटी, जैसे मैंने को बताया कि या तो एक्विजिशन कैसे होता है कि 10% उसके ले लिए गए, या 49% स्टेक ले लिया गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा। या मेजोरिटी भी हो सकता है कि 99% ले लिए गए, इसको भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक और बात समझ लेते हैं कि एफडीआई और पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, इसका भी थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। एफडीआई और एफपीआई, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो भाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स या पब्लिक बॉडीज इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि गवर्नमेंट बोर्ड, कि कोई कोई इंडिविजुअल है, कोई पब्लिक बॉडी है, वो बाहर के, जैसे कि उन्होंने हमारे इंडिया में आके फॉरेन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक्स में या सिक्योरिटीज कह सकते हैं, यानी कि शेयर में उन्होंने शेयर खरीद लिए सपोज करो, तो वहां पर उसने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उसको बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर शेयर की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पर कंपनी की बात करी जा रही है, कि किसी कंपनी को या तो एक्वायर कर लिया या मर्ज कर लिया, या यहाँ पर आगे उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया। तो एफपीआई इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्ट्स देन एफडीआई। एफडीआई में देखो क्या करते हैं, इक्विटी स्टेक नहीं लेते। एफडीआई डज नॉट इन्वॉल्व टेकिंग अ सिग्निफिकेंट इक्विटी स्टेक इन फॉरेन बिजनेस एंटिटी। एंटी एफडीआई में हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम उसके इन्वेस्टर बन रहे हैं, शेयर होल्डर बनने के लिए मैं इन्वेस्ट शेयर होल्डर बन रहा हूँ तो कंपनी का, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आप उस पूरी कंपनी पे आपका कंट्रोल आ गया है, आप एक्वायर कर चुके हो कंपनी को, या मर्ज कर लिया उसके साथ, यानी कि आप उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हो, तब बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने कंपनी के शेयर होल्डर बन के खत्म, नहीं। कंपनी के वोटिंग राइट आपके पास है, कंपनी के शेयर होल्डर, आपके कंपनी के मैनेजमेंट आपके हाथ में है,
तब बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस इंडिविजुअल, और उसमें एफपीआई में आपका फायदा होता है ज्यादा आपको बिजनेस इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि आप उसमें रिस्क कम होता है, आप जब चाहे अपने शेयर बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं एफडीआई मीन्स, जैसे मैं बताया मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, जहां पर आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है इन्वेस्टर के पास। एफडीआई इंप्लाइज इन्वेस्टर एक्सर्ट अ सिग्निफिकेंट, मैंने आपको बताया नहीं क्या कि पूरी मैनेजमेंट एंटरप्राइज पे कंट्रोल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? तो इट नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग ए सब्सिडरी। आप सब्सिडरी भी कर सकते हो, सब्सिडरी आपने कंपनी आपकी है हो सकती है, या आपने किसी कंपनी में स्टेक को हायर कर लिया, या ज्वाइंट वेंचर कर लिया, कुछ भी कर लिया, किसी तरीके से मर्ज कर लिया, एमालगमेशन हो गए, दैट इज कॉल्ड सो गो एफडीआई। ये कुछ फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस होता है एफडीआई डिसीजन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कैसी है कंपनी हमारी कंट्री के अंदर, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अलाउड कर रही है तो हो सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, क्योंकि जैसे कि जो ग्रोइंग एक कंट्री होती है वो ज्यादा चाहेगी कि भाई एफडीआई हो। इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट कैसा है, क्या इंडस्ट्रियल अच्छी खासी है, करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट तो करो। तो बेसिकली हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन में आप जैसे मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक आप तरीका है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके करो। एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसकी हमने बात करी थी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मेरा एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि किसी आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया, या जॉइंट वेंचर कर लिया किसी के साथ, आओ मिल के बिजनेस करें, या एक्वायर कर लिया उसी कंपनी को किसी की, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआईएस इन्वेस्टमेंट बाय, इस इन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट कर ली तो इसका मतलब कंपनी का पूरा उनका हक है, इन मैनेजमेंट में कंट्रोल है। अच्छा सॉरी, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, कि या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट ने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या उन वो कंपनी में आगे पैसा लगाने के लिए, या आपने इन्वेस्टमेंट कर ली कि जीडीआर एफडीआर, ये पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट बनाएंगे जब इसका, तब पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, डीप में टॉपिक समझने वाले हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में नहीं यहाँ तक? तो पहले मैं समझ लेते हैं कि भाई एफडीआई कितने तरीके की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। क्या मतलब है इसका, कि इन्वेस्टमेंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल, जहां भी वर्ड आ गया इसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि आप भाई किसी अपनी सेम लाइन के बिजनेस के साथ मर्ज हो रहे हो, सॉरी इन्वेस्टमेंट, आप आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सेम इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई इज एक्सपेंसिव, ये वाली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज फर्म मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अ फॉरेन कंट्री। एफडीआई बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी किसी कंट्री में एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, या फिर किसी फॉरेन एंटरप्राइज को एक्वायर करना पड़ता है। एफडीआई इज रिस्की बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड बाय डूइंग बिजनेस, कि दूसरे कल्चर में जाके बिजनेस करना, उनके रूल्स को समझना, रूल ऑफ द गेम को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से एफडीआई थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, उसकी वजह से आपको डिटरमाइन करके एफडीआई करनी पड़ती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्केट इम्परफेक्शनेस, ठीक है, फॉलोइंग कॉम्पिटिटर कैसे है, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर क्या है, लोकेशन एडवांटेज। तो एक एक करके बात करते हैं पहले इन सब चीज़ की। देखो भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है उस कंट्री में जहां पर आप करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, तो आप वहां पर नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस से प्रोडक्ट को लाना। ठीक है, अनप्रॉफिट टू शिप सम प्रोडक्ट एट लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेशली प्रोडक्ट दैट हैव लोअर वैल्यू, जिसकी वैल्यू कम है, तो आप उसको, जैसे कि सीमेंट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, तो भाई ऐसे केस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे। ठीक है, आप ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया मार्केट इम्परफेक्शंस। मार्केट इम्परफेक्शंस क्या मतलब है, कि कभी कभार क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है, मतलब जहां पर ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे कि होता है ना एक परफेक्ट मार्केट होती है जहां पर कंपटीशन बहुत होता है, तो मार्केट इम्परफेक्शंस भी कभी कभार आपको होती है, दैट रिस्ट्रेन मार्केट
फ्रॉम वर्किंग परफेक्टली, पूरी रिस्ट्रेन करके रख देती है कि भाई मार्केट उस समय परफेक्टली वर्क नहीं कर पाती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये चीज आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई में बात करें सरी सरी इसमें, कि मार्केट परफेक्शन अराइज होती है दो सर्कमस्टेंसेस में। जैसे कि सेल ऑफ नो हाउ, नो हाउ होता है कि भाई चलाना कैसे कोई मशीन मशीन को, या फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन नेशन, कि ये चीज अगर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा प्रोडक्शन, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पा रही, सो मार्केट परफेक्शन की वजह से एफडीआई में असर पड़ता है। अगर ऐसी मार्केट है जहां पर सब कुछ फ्री फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, तो फिर होगी, ठीक है। अगर नहीं है, ये दो फैक्टर देखो इंपॉर्टेंट है, एमी एमीडेमेंट टू एक्सपोर्टिंग, यानी कि गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि फ्री फ्लो हो जाए प्रोडक्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हो जाएगी, एफडीआई करो जितना मर्जी खुल के। लेकिन अगर एमीडेम टू सेल नो हाउ, यानी कि अगर ये जो नो हाउ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई आपको कोई मशीन चलानी होती है, उसकी आपको नॉलेज लेना कि भाई कैसे चलेगी मशीन, उस सब की आपकी नॉलेज लेना, दैट इज नो हाउ। और उसका लाइसेंस लेना बोल सकते हैं। तो ये अगर है खुला आपको मिल रहा है, लाइसेंसिंग आपको मिल रही है, लाइसेंसिंग अगर आपको चल रही है, तो फिर आपका आप एफडीआई कर सकते हो। बिकॉज एफडीआई में आपकी ये जो सब चीजें आपका जो टेक्नोलॉजी होती है उसको समझना, हर चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, तो इसकी नो हाउ भी पता होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि भाई आपका प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी है, क्योंकि आपको पता है चार स्टेज होती है। एक होता है डेवलपमेंट, पहले प्रोडक्ट डेवलप होता है, फिर ग्रोथ स्टेज पे आता है, फिर मैच्योरिटी आ जाती है उसमें, फिर डिक्लाइनिंग हो जाता है। तो अगर फर्स्ट टू स्टेजेस की बात करें जहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ है, तब तो कर लो एफडीआई, है ना, तब तो जरूरी है। लेकिन अगर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज में प्रोडक्ट है तो आप क्यों कर रहे हो एफडीआई, तो आपके लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा ना। तो इसलिए डिक्लाइनिंग स्टेज में ना करो, कर सकते हो वैसे। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर क्या मतलब है, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर का मतलब क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि वहां पर ना ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही होती है, राइवलरी समझते हो ना, कि दोनों में जंग छिड़ी होती है। तो ये एफडीआई को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके वहां पर बहुत राइवलरी चल रही है, जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट होती है, ठीक है, ओलिगोपोली आपको मार्केट पता होगा क्या होता है, जहां पर बहुत ही कम लार्ज फर्म होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ, जैसे कि कार की मार्केट है। तो इन इंडस्ट्री इन विच फोर फर्म कंट्रोल 80% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट में बी डिफाइंड एज ओलिगोपोली, जहां पर मतलब चार फर्म पूरी की पूरी डोमेस्टिक मार्केट कंट्रोल कर लेती है 80%, तो उसे बोलते हैं ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली मार्केट में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, वहां पर किसी उस ऐसी मार्केट में घुसना भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर बैरियर होता है घुसने को भी। तो ओलिगोपोली मार्केट में एफडीए करना थोड़ी दिक्कत वाली होती है। ऐसे ही मल्टी पॉइंट कंपटीशन होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि तू जहां चलेगा मैं भी वहीं चलूंगा। ये निकर बोकर थ्योरी भी कहते हैं, निकर बोकर थ्योरी। मतलब ये क्या कहता है, जैसे कि कभी जब दो और मोर एंटरप्राइजेस इनकाउंटर करती है एक दूसरे के साथ डिफरेंट मार्केट पे जाने के लिए, जैसे कि भाई कोडेक और फूजू पोटो ने यही करा था, compete करा अपने एक दूसरे को, कि भाई जहां पर कोडेक, इफ कोडेक एंटर्स अ पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट, फूजी विल नॉट बी फार बिहाइंड। फूजी भी वहां घुस गया, ठीक है, कोटेक वहां घुसा, फूजी भी वहीं घुस गया। तो ऐसे में मल्टी पॉइंट कंपटीशन हो जाता है, तो उसके चक्कर में आपकी एफडीआई वहां से इन्फ्लुएंस होती है कि ये बंदा जहां जा रहा है आप भी एफडीआई वहां पर हो जाती है फिर, ठीक है। अगर ऐसे कंपटीशन स्ट्रेटेजिक बिहेवियर हो रहा है तो एफडीआई वहां पर इन्फ्लुएंस होगी। एंड फिर लोकेशन एडवांटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एफडीआई में रोल प्ले करता है, क्योंकि जहां पर अच्छी लोकेशन होती है वहीं पे एफडी ज्यादा होती है। यहाँ पर जॉन डनिंग, उन्होंने आर्ग्यू करा था कि लोकेशन स्पेसिफिक एडवांटेज कैन हेल्प एक्सप्लेन द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ एफडीआई। डनिंग ने कहा एडवांटेजेस दैट अराइज फ्रॉम यूजिंग रिसोर्स एंडोमेंट tied to particular foreign location that the firm finds value to combine with its unique asset। मतलब कि जब आपको लग रहा है कि कोई फॉरेन कंपनी को लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़िया है, यहाँ से मेरी लोकेशन मैच हो रही है, मेरे एसेट सारे के सारे मैच हो रहे हैं, मैं आसानी से यहाँ काम कर सकता हूँ, मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कि फर्म की टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट मैच हो रही है, मैनेजमेंट नो हाउ, मार्केटिंग, सब कुछ मैच हो रहा है, तो वहां से फिर लोग इन्वेस्ट करते
है, समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, मैंने हमने बात करी हॉरिजॉन्टल एफडीआई में। हॉरिजॉन्टल जब भी हम एफडीआई करते हैं, यानी कि जब हम किसी सेम इंडस्ट्री में, एफडीआई आप समझ रहे हो ना, या तो किसी सेम इंडस्ट्री में मैं कोई अपनी कोई मान लो कोई बिजनेस खोलना चाहता हूँ किसी फॉरेन कंट्री में, या किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूँ मेरी ही सेम इंडस्ट्री वाले, तब आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती थी, जैसे कि लोकेशन एडवांटेज, ठीक है, आपका स्ट्रेटेजिक बिहेवियर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है। लेकिन वर्टिकल एफडीआई में क्या होता है, वर्टिकल एफडीआई टेक्स टू फॉर्म्स, बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई और ब्रॉड आपका बैकवर्ड और अपवर्ड। बैकवर्ड क्या होता है कि आपने अपने पीछे, जैसे कि मैन्युफैक्चरर के साथ कर लिया, ठीक है, पीछे जैसे कि आपने देखा होगा बैकवर्ड, हिस्टोरिकल मोस्ट बैकवर्ड हैज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल एक्सट्रैक्शन, टाइनिंग, कॉपर माइनिंग, ठीक है, ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो वर्टिकल एफडीआई अगर आप ऐसे कर रहे हो बैकवर्ड अपने मैन्युफैक्चर के साथ, उसे बोल देंगे। एक होती है फॉरवर्ड, आप अपने आगे वाले के साथ, जिन कंपनी सेल करती है आउटपुट, उनके साथ कर लेते हो, इस कॉल्ड वर्टिकल। ये बहुत लेस कॉमन होती है, ये कह रहा है वो लेस कॉमन होती है। एग्जाम्पल, वॉक्स वोगन एंटर द यूएस मार्केट एंड एक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डीलर्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन सबको एक्वायर कर लिया उन्होंने, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एफडीआई। उन्होंने सबको एक्वायर कर लिया। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से एक्वायर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, ठीक है, इसमें भी देखो क्या है, द क्वेश्चन में अराइज व्हाई फर्म गो टू ऑल ट्रबल एंड एक्सपेंसिस सेटिंग अप फॉरेन ऑपरेशन, क्यों करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्टिकल वाली। दो दो रीजन है इसके, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर जो कि मैंने कोई बात करता वही, और मार्केट इम्परफेक्शन अप्रोच, ये दो मेन रीजन होते हैं। हमेशा वही चीज रहेगी स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के, मतलब कि भाई यार, जैसे कि सपोज करो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर है यार, ये मार्केट, ये वहां चला गया, यूएस में चला गया और उसका सेल बढ़ने लगी, तो भाई मैं भी जाऊंगा ना वहां पर, क्योंकि यार उसकी सेल बढ़ रही है, मेरे ही लाइन का बिजनेस है या मेरे लाइन का नहीं है, चलो तब भी मैं वहां जाऊंगा ना। क्योंकि देखो बैकवर्ड भी हो सकता है और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, अपवर्ड भी हो सकता है। सपोज करो मेरे डीलर्स, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा यूएस मार्केट में है और काफी अच्छा माल बेचते हैं, तो मैं उनके साथ करूंगा ना वर्टिकल एफडीआई। तो वही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी बाय वर्टिकल इंटीग्रेटिंग बैकवर्ड टू गेन कंट्रोल ओवर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल मुझे वहां से बढ़िया मिल रहा है। अ फर्म कैन रेज एंट्री बैरियर्स एंड शट न्यू कॉम्पिटिटर्स, कि अगर मुझे लग रहा है कि वहां पर इंडस्ट्री खोलूंगा तो सस्ते में बनेगा माल, ज्यादा बिकेगा, तो मैं वही इंडस्ट्री खोलूंगा ना, वर्टिकल एफडीआई कर लूंगा उनके साथ, जो मैन्युफैक्चरर है, सॉरी बैकवर्ड, वर्टिकल बैकवर्ड कर लूंगा ना एफडीआई। जैसे कि वॉक्स वोगन डिसीजन टू एस्टेब्लिश इट्स ओन डीलर नेटवर्क व्हेन इट कैरिड ऑटो मार्केट, इन्होंने क्या करा था, बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड, ये वॉक्स वोगन ने कर दी थी एफडीआई, ठीक है ना। फिर होता है मार्केट इम्परफेक्शन। मार्केट इम्परफेक्शन अप्रोच डिफर टू एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्टिकल एफडीआई। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि देर आर, वही चीज, इम्पेंडिमेंट टू सेल ऑफ नो हाउ, कि कभी कभार आपको सेल ऑफ नो हाउ वहां पर मिल जाती है, इसलिए आप एफडीआई कर देते हो कि यहाँ पर मुझे मैनेजमेंट नो हाउ मिल जाएगी, मुझे चलाने का तरीका समझ में आएगा, मैनेजमेंट कैसे मारते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। या सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड एसेट्स एक्सपोज द इन्वेस्टमेंट फर्म टू हजार्ड्स दैट कैन रिड्यूस ओनली थ्रू, कि आप स्पेशलाइज एसेट में इन्वेस्ट कर दो ताकि आप दिक्कत में ना हो, कि रॉ मटेरियल कमी होगी, वो कमी होगी, ये इस दिक्कत में ना हो, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल है इम्बेंडमेंट ऑफ सेल ऑफ नो हाउ का, कि बैकवर्ड आपने एफडीआई कर दी ब्रिटिश पेट्रोलियम रॉयल डच कंपनी ने, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन आसानी से हो सके ऑयल की। ऐसे ही प्रिडिक्शन, जैसे कि वर्टिकल एफडीआई कर दी कि भाई फर्म के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, सेल ऑफ नो हाउ का मतलब क्या, कि आपको कुछ पता नहीं है काम कैसे करना है, तो आप उनके साथ टाइप कर लोगे, उस कंट्री के साथ जिनको कोई अच्छा प्रोड्यूसर है रॉ मटेरियल का, तो आप कर लोगे ना उनके साथ टाइप, दैट इज कॉल्ड इम्पेंडिमेंट ऑफ सेल ऑफ नो हाउ। इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड एसेट्स का मतलब क्या है, देखो स्पेशलाइज्ड एसेट का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसे एसेट जो कि किसी एक दूसरे एसेट पर डिपेंड होता है कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। An asset designed to perform a specific task whose value is significantly reduced in the next best use, मतलब उसकी फिर वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी काम करने के बाद। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज करो आपको बॉक्साइट आपको बनाना है, बॉक्साइट एक होता है,
रिफाइनरी करके, या आप समझ लो मुझे ऑयल बनाना है रिफाइनरी करके, तो अगर मैं बॉक्साइट रिफाइनरी नहीं करूंगा तो मेरी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मुझे एक ऐसी मशीन खरीदनी पड़ेगी जो कि इसको कर पाए। सो मुझे एक एल्युमिनियम रिफाइनरी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और उसमें वो इस पे डिपेंड है कि बॉक्साइट कितना चाहिए मुझे, अवेलेबिलिटी कितनी है बॉक्साइट की। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा बॉक्साइट चाहिए उतनी ज्यादा मुझे एल्युमिनियम रिफाइनरी पे मुझे ज्यादा रिफाइनरी करनी पड़ेगी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। तो इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर एक एक बारी में बॉक्साइट को रिफाइनरी करूंगा तो मेरी प्रोडक्शन को 20 से 100% हो जाएगी। तो जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा एक ही बारी में रिफाइनरी से, तो उतना ज्यादा मेरा फायदा है। तो डिपेंड करता है कि आपको अगर बॉक्साइट को और ज्यादा चाहिए, ठीक है, बॉक्साइट और अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मेरे को सस्ती कॉस्ट पड़ेगी। बॉक्साइट बेसिकली एक एल्युमिनियम पत्थर से ही बनता है, वो पत्थर जैसा होता है वो, तो एल्युमिनियम जैसे के टाइप का होता है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि एल्युमिनियम रिफाइनरी पे अगर जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जितनी ज्यादा मेरे को बॉक्साइट और की हो उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, मतलब तभी करूंगा इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे कम चाहिए बॉक्साइट और, तो मुझे को महंगा पड़ेगा फिर, और रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी पड़ेगी। यही वो कह रहा है। इम्प्लीकेशन क्या हुई, इम्प्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई कि आपको ये सोचना पड़ेगा, मतलब कि आप समराइज कर रहे हैं पूरी की पूरी वीडियो को, जो जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करके देखो, यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। समराइज करके ये है कि भाई देखो, लोकेशन एडवांटेज, जो जॉन डेनिंग ने कहा था ना, लोकेशन आपको डायरेक्शन बताएगी एफडीआई कैसे करनी है, कहाँ करनी है। ठीक है, और ये लोकेशन इन्होंने वर्टिकल में भी काम आएगा, हॉरिजॉन्टल में भी काम आएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ अप्रोच हमने बात करी थी, जैसे कि एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, यानी कि वो जो हमने बात नो हाउ की बात करी थी। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करी थी, टैरिफ बैरियर नहीं होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल एफडीआई बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, चॉइस बिटवीन हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल एफडीआई फिर कॉस्टली होगी और मोर रिस्की देन लाइसेंसिंग, अदर देन थिंग अगर कुछ हो तो। बाकी हॉरिजॉन्टल एफडीआई थोड़ी सी मुश्किल होती है, रिस्की होती है, हमने इसकी बात करी थी ना कि लाइसेंसिंग, अगर देखो ऑल दो लाइसेंसिंग में वर्क, इट इज नॉट अट्रैक्टिव ऑप्शन। लाइसेंसिंग से सस्ती होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एफडीआई थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है। द फर्म हैज वैल्यूबल नो हाउ, अगर वैल्यूबल नो हाउ है, ये कह रहा है कि लाइसेंसिंग कब करनी चाहिए अगर आपको हॉरिजॉन्टल एफडी नहीं करनी है, कि अगर फर्म के पास वैल्यूबल नो हाउ, पता है सब कुछ कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, फर्म नीड्स टाइट कंट्रोल ओवर फॉरेन एंटिटी, उसकी पूरी टाइट कंट्रोल करना है, या फर्म के पास फर्म स्किल्स एंड नो हाउ आर नॉट अमेंडेबल टू लाइसेंस। ठीक है, फर्म जो स्किल्स है, फर्म के पास नो हाउ है, उसे बदलने वाली नहीं है लाइसेंसिंग से। सो दीज आर द पूरा का पूरा हमने समझा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एफडीए के बारे में। अगली वीडियोस में हम अच्छे से और बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, मिलती है अगली वीडियो में। थैंक यू।